नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत बच्चों की डिमांड पे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट बार, क्योंकि सभी बच्चे बोल रहे हैं। मेरे से बहुत सारे बच्चे ने बोल दिया कि सर हमारे साइंस भी पढ़ाया करो आप। आपकी मैथ तो हमने देख ली, आपकी साइंस भी हमें दिखा दो। तो अपन ने साइंस का एक चैप्टर ले लिया, पहला ही चैप्टर ले लिया 10वीं क्लास का, जिसमें बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये पहला चैप्टर है इनका 10वीं वाला। तो इसी पे अपन वीडियो बनाएंगे। पता नहीं उनको वीडियो बनवानी थी या ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या था, पर उन्होंने बोल दिया है कि सर ये बनाना है। तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा हाँ बनाना है, बहुत दिन पहले बोल दिया था। तो सभी जो बच्चे मेरे से बोल रहे हैं, लाइव बोल रहे हैं, तो उनकी वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी जो कमेंट तो अभी फिलहाल तो कोई कर ही नहीं रहा। 10वीं का हो, 11वीं 12वीं किसी भी क्लास का हो, अपने किसी भी कंपटीशन का हो, अपने मैथ रीजनिंग या किसी भी कोई टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो अपन सभी में अच्छा पढ़ाते हैं, किसी में भी टेंशन मत लो। बाकी अपनी मेन तो मैथ रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग में आप किसी भी टॉपिक से, कोई भी टॉपिक हो आपका, तो वो पूछ सकते हो, आपकी उस पर वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल बच्चे कमेंट नहीं कर रहे। पहली बात तो आपको ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखा है, तो उनको साथ साथ में लिखना नहीं है। ठीक है, जो समझाया जाए पहले उसको समझना है। कि होता क्या है, स्कूल में भी देखा है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, दूसरी तरफ समझाता रहता हूँ, उधर दूसरी तरफ बच्चे लिखते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन समझा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से समझो। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन में एक चीज़ का फ़ायदा है अपने, पूछो किस चीज़ का। ऑनलाइन में अपने इस चीज़ का फ़ायदा है कि जैसे कि अपन क्लास में बैठे हैं, तो अपने फ्रेंड हैं साथ में बैठे हुए हैं, तो शोर करेंगे और बातों में उलझाएंगे, तो अपने जो चैप्टर, जैसे कि मान लो कोई टॉपिक समझा रहे हैं सर, ठीक है, कोई टॉपिक अपन को समझा रहे हैं, तो अपन को उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ठीक है, अपने फ्रेंड से बात चल रही है उस टाइम पे, तो कैसे समझ में आएगा वो। ऑनलाइन में ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन में अपन जैसे कि मान लो एक रूम में बैठे हुए हैं, रात को वीडियो चल रही है, इधर कान में ईयरफोन डालो, चल रही है, देख रहे हैं, अपन को वो टॉपिक समझ में आ जाएगा पूरा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अपना ध्यान ही उस पर है। क्लास में ये सिस्टम है कि क्लास में फ्रेंड बैठ गया, वो कुछ बोल रहे हैं तो उस पर भी ध्यान जाता है, सर कुछ बोल रहे हैं तो उस पर कम, और फ्रेंड पे जाता है। ठीक है, तो अपने ऑनलाइन में ये रहता है कि वीडियो चल रही है अपनी, एकांत में जाके बैठो, ईयरफोन लगा के बैठ जाओ, कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान करके देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, नीचे अपन कुछ समझाए हैं तो उसको साथ साथ में मत लिखना। इसकी जो पीडीएफ रहेगी, ठीक है, सभी की पीडीएफ बनाने लग गए अपन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनको साथ साथ में लिखने लग जाते हैं। तो अपन ने क्या किया कि इनकी पीडीएफ बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे अपनी वीडियो खत्म होगी तो उसकी पीडीएफ अपन अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे डाल देंगे। ठीक है, जिसके पास टेलीग्राम डाउनलोड है वो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, और जिसके पास व्हाट्सएप डाउनलोड है, व्हाट्सएप तो सभी के पास डाउनलोड हो रहता है। ठीक है, तो वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाना। एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम अपन ने बना लिया, तो उस पर भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको कंपटीशन में या 10वीं 11वीं 12वीं में सभी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है, बहुत सारी मैपिंग वगैरह सब चीज़ें अपन उस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाल रहे हैं, तो वहाँ से भी आप इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, ताकि आपको हर चीज़ का लाभ मिल सके। कोई भी चीज़ अपन को कहीं से भी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक, तो आज तो अपन करते हैं वीडियो स्टार्ट। परिचय हो गया अपना कि ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है ये साइंस का। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले अपन यही ले लेते हैं। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, या एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताएं। पहले समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन अपन उनको बोलेंगे जिनकी अवस्था, आकार, आकृति, रंग आदि के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आकार, अवस्था, रंग, आकृति, इन सभी के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आगे बात समझ में, जैसे कि मान लो अपने पास एक एप्पल है, ठीक है, ये अपने पास कोई एप्पल है, ठीक है, तो इसको अपन ने क्या किया, बीच में से काट दिया। इसको अपन ने क्या किया, बीच में से काट दिया। ठीक है, बीच में से काट दिया, तो इसके आकृति में भी चेंज हुआ। ठीक है,
आकृति पहले गोल थी, अब ऐसी बन गई, ठीक है। और आकार में भी परिवर्तन हो गया, ठीक है, आकृति आकार दोनों में परिवर्तन हो गया। और अब जैसे कि अपन ने मान लिया कि अपने पास यहाँ पे ये जल है, ठीक है, इसको फ्रिज में रखा, अब ये बर्फ में बन गया, ठीक है। ये पहले तरल अवस्था में था, अब ठोस अवस्था में आ गया, ठीक है। तो अपन इसको वापस अगर चाहें तो पानी की अवस्था में ला सकते हैं, द्रव की अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है। तो जो अपना भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, सबसे पहले तो भौतिक परिवर्तन से अपन को कोई नया पदार्थ नहीं मिलता, ठीक है। भौतिक परिवर्तन से अपने को कोई पदार्थ नहीं मिलता। जैसे कि अपने पानी है, ठीक है, पानी को अपन बर्फ में बना सकते हैं, बर्फ को पानी में बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले बात तो जो ये भौतिक परिवर्तन रहेगा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक। दूसरी बात, इसमें ये, ठीक है, भौतिक परिवर्तन अपनी दो दिशाओं में कार्य करता है, कि जैसे कि अपन ने पानी से बर्फ बना लिया तो बर्फ से पानी भी बन सकता है, और इसे ही अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये उत्क्रमणीय भी होती हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय भी होता है। उसके बाद में भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जो मैंने पहले बता दिया था कि, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी भौतिक परिवर्तन की। भौतिक अवस्था में परिवर्तन जैसे कि अवस्था हो गया, ताप हो गया, इनमें सभी में परिवर्तन को अपन भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। अपने 4 पॉइंट लिखेंगे अपन। पहले पॉइंट में अपन लिखेंगे कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, कि ये दो दिशाओं में चलती हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि ये उत्क्रमणीय होती हैं। चौथा पॉइंट अपन लिखेंगे कि इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसमें 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, ठीक है। भौतिक परिवर्तन तो हो, उसके साथ में क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया भी हो, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे बात समझ में, कि अपने भौतिक परिवर्तन तो हो ही रहा है, उसके साथ रासायनिक परिवर्तन भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रासायनिक परिवर्तन। तो आगे बात समझ में, रासायनिक परिवर्तन किसको बोलेंगे अपन, कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, साथ में रासायनिक अभिक्रिया भी हो, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अपने पहला पॉइंट इसमें ये लिखेंगे कि जैसे कि पहले इसको समझ लो, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे ये दूध है, ठीक है, दूध से अपन ने क्या बना लिया, दही। अब देखो, सबसे पहले तो इसमें अपन को नया पदार्थ मिला या नहीं मिला, इसमें अपन को नया पदार्थ मिल रहा है, दूध से अपना दही बन रहा है, तो अपना नया पदार्थ मिल रहा है। तो पहला पॉइंट तो इसमें तो क्या होगा कि नया पदार्थ नहीं मिलेगा, इसमें हाँ, इसमें नया पदार्थ मिल रहा है कि अपने दूध से दही बन रहा है। तो रासायनिक भौतिक परिवर्तन में तो नया पदार्थ नहीं मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ मिलेगा। उसके बाद में देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहेगा, ये अपनी एक ही दिशा में चलेगा, ठीक है। ये एक ही दिशा में चलेगा कि दूध से अपन दही बना सकते हैं, पर दही से अपन वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये एक ही दिशा में चला, और यह अनुत्क्रमणीय भी होता है, ठीक है। ये उत्क्रमणीय होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। ये दो दिशाओं में चलता है, ये अपने एक ही दिशा में चलता है। चौथा पॉइंट आपको बता दिया था कि भौतिक अवस्था के साथ उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, दूध में भी ऐसा ही है। दूध में आप जावण डाल लो, ठीक है, दूध में आप क्या करो, जावण डालो, तो उससे क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी अपनी, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसके बाद में अपने दूध से दही बनेगा, ठीक है। अपन ने पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, ये दो दिशाओं में कार्य करता है, ठीक है, ये दो दिशाओं में चलता है, ये केवल एक ही दिशा में चलेगा। तीसरा पॉइंट रहेगा कि ये उत्क्रमणीय रहेगा, ये अनुत्क्रमणीय रहेगा। चौथा पॉइंट, इसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, इसमें भौतिक अवस्था के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी होगी, ठीक है। आ गया ये भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया, रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया, ठीक है। इनको लिख लेते हैं, इनके पॉइंट को लिख लेते हैं अपन। वही कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। दूसरी, यह दो दिशाओं में चलते हैं कि पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं। ये केवल एक ही दिशा में कार्य करती है। जैसे दूध से दही बन गया तो फिर दही रहेगा, वो वापस दूध नहीं बनेगा। ये उत्क्रमणीय होती हैं, ये अनुत्क्रमणीय होती हैं। इसके अलावा अपने चौथा पॉइंट है कि केवल अवस्था, आकृति और आकार, इनमें अपने परिवर्तन होता है। और इधर रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, ठीक। तो जैसे कि पानी अपने बर्फ में बन रहा है, तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है और आकृति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है।
दोनों में अपने परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद में इधर अपने परिवर्तन भी होगा, उसके बाद में अपने रासायनिक अभिक्रिया भी होगी। ठीक है, परिवर्तन हो रहा है और इसके अंदर अपने रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तभी तो दूध से दही बन रहा है। इसके अंदर अपने कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, तभी तो अपने दूध से दही बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए, इनको आप लिखना मत। अपने वीडियो पूरी होने के बाद में आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, वहां से लिखना है। अभी तो समझने का काम है, तो अपन इसको टाइम नहीं देंगे लिखने का, तो इसको मिटा रहे हैं अपन। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपने एक प्रयोग हो रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर साफ कर रहे हैं और उसको बर्नर की सहायता से दहन कर रहे हैं, मतलब उसको जला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में बनी राख को ओज ग्लास में एकत्रित कर रहे हैं। ठीक है, इकट्ठा कर रहे हैं अपन, ओज ग्लास में इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, इसको बाद में देखना, पहले आप एक चीज देखो, अपनी कोई भी चीज अगर जल रही है तो वो किसकी उपस्थिति में जलेगी? अपने जलेगी वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, अगर अपन किसी चीज को जला रहे हैं तो वो अपनी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। ठीक है, आपने एक प्रयोग देखा होगा कि अगर अपन मोमबत्ती को जला के खुला छोड़ रहे हैं तो वो जल रही है। ठीक है, पूरी जल जाएगी। उसके बाद में जलती हुई मोमबत्ती में अगर अपन ग्लास रख दें, ठीक है, ग्लास रख देंगे तो वो मोमबत्ती धीरे धीरे करके बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, तो अपने कोई भी वस्तु जलेगी तो वो अपनी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। तो अपने जो मैग्नीशियम रहेगा ये भी अपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि मैग्नीशियम जल रहा है अपने ऑक्सीजन की उपस्थिति पे और ये वाली रिएक्शन हो रही है, अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है जिसे अपन श्वेत चूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लो कि ये क्या होता है, ये है अपने मैग्नीशियम। जिनको पता नहीं उनके लिए लिख रहा हूं मैं, मैग्नीशियम। ठीक है, जिन्होंने तत्वों को याद किया होगा तो उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं किया वो याद कर लेना, क्योंकि इनके नाम बहुत काम आएंगे अपने। ये अपने ऑक्सीजन है। ठीक है, ये अपने क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको अपन श्वेत चूर्ण भी कहते हैं, श्वेत चूर्ण भी कहते हैं अपन। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये अपने प्रयोग दे रखा है, आप उसमें देख लेना, डायग्राम वगैरह उसमें देख लेना। आपको मैंने बता दिया, अभी नहीं लिखना, बाद में लिखना। अभी तो अपन दूसरे प्रयोग को देखेंगे, एक और प्रयोग है अपने, तो उस प्रयोग को भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपन ने पहला प्रयोग देख लिया था कि मैग्नीशियम को अपन जला रहे हैं, तो मैग्नीशियम अपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में रह के जलेगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा ली, तो अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, श्वेत चूर्ण बन गया। अब देख रहे हैं अपन कि जिंक में तनु HCl H2SO4 मिलाने पर अभिक्रिया के बाद अपने जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखो, ये जो जिंक है ये तो है अपनी धातु, और ये है, ये दोनों है अपने एसिड। ठीक है, ये अपने एसिड हैं, ये अपने अम्ल हैं। ठीक है, ये अपने एसिड है। तो इनकी जब अभिक्रिया होगी तब अपने जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट दोनों प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन जिंक की अभिक्रिया करा रहे हैं अपन पहले HCl से। ठीक है, तो अपने बन रहा है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन अपने बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसमें अपन ने इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा दिया। ठीक है, ये अपनी अभिक्रिया संतुलित हो गई। अच्छा, अभिक्रिया को संतुलित करना और ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, ये रासायनिक समीकरण को लिखने के जो नियम होंगे अपने, इनके बाद में अभी वही चलेगा, वो टॉपिक ही अपने चलेगा। ठीक है, तो उससे अपन रासायनिक समीकरण को लिखना और उसको संतुलित करना, ये सब देखेंगे। तो अभी तो अपन क्या कर रहे हैं कि जिंक की अपन HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, जिंक क्लोराइड प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन गैस रह रही है जो वो अपनी मुक्त हो रही है। ठीक है, बाद में अपन दूसरी करवाएंगे, दूसरी अभिक्रिया हो रही है अपने H2SO4 के साथ। तो इसने बना लिया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को कर दिया इसने मुक्त। ठीक है, ये इसने जिंक सल्फेट बना लिया।
क्या किया इसने, जिंक सल्फेट बना लिया। अब देखो स्टार्टिंग से देखते हैं अपन, जिंक तो अपनी कोई धातु है और यहाँ पे तनु HCl और H2SO4 मिलाया जा रहा है, ठीक है। जब HCl मिलाएंगे तो अपन को जिंक क्लोराइड प्राप्त होगा। अभिक्रिया के बाद में अपन को जिंक क्लोराइड मिलेगा। उसके बाद में अपने H2SO4 के साथ जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे, धातु की अभिक्रिया करवाएंगे इस अम्ल के साथ, इस एसिड के साथ, तो अपन को जिंक सल्फेट प्राप्त होगा, ठीक है। अपन को जिंक सल्फेट मिल जाएगा। जब HCl के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो जिंक क्लोराइड मिल रहा है, और जब H2SO4 के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, तो अपन को जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अपने चलेगा रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। अच्छा, सबसे पहले अपन देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, अपने दूध से दही बन रहा है, दूध से अपने क्या बन रहा है, दही, ठीक है। अपने मैग्नीशियम को जला रहे हैं अपन, या अपन ने मैग्नीशियम को जला दिया। अब देखो दूध से दही बन रहा है, तो इस अभिक्रिया को अपन आंखों से नहीं देख सकते। जब ये अपने मैग्नीशियम जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये अपन ने समीकरण रूप में लिख दिया। तो रासायनिक समीकरण, अपन रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण रूप में लिखने को अपन रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे अपन, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण रूप में लिखना ही अपने रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ठीक है, रासायनिक समीकरण क्लियर है अपना। उसके बाद में देखो दूसरा पॉइंट है अपना कि अपन ने यहाँ पे मैग्नीशियम की अपन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई थी, तो अपन को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। ये रिएक्शन अपन ने पहले प्रयोग में करी थी। तो यहाँ पे अपने आ रहा है कि ये हो गया अपने अभिकारक, ठीक है। जहां अपने रासायनिक परिवर्तन होंगे, जिस साइड अपने रासायनिक परिवर्तन होंगे वो अपने अभिकारक कहलाएंगे। और अभिक्रिया, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होने के बाद अपन को नया पदार्थ मिलेगा, उसको अपन बोलेंगे उत्पाद। उसको क्या बोलेंगे अपन, उत्पाद, ठीक है। जहाँ पे अपने रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसको तो अभिकारक बोलेंगे, और अभिक्रिया के बाद में अपन को जो प्राप्त हो रहा है नया पदार्थ, उसको बोलेंगे अपन उत्पाद। आगे बात समझिए, अभिकारक किसको बोलेंगे, उत्पाद किसको बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखो आप, जो अभिकारक रहेगा उसको बाईं तरफ लिखा जाएगा, और जो उत्पाद रहेगा उसको दाईं तरफ लिखा जाएगा। पहला पॉइंट था अपना रासायनिक समीकरण, दूसरा पॉइंट था अपना अभिकारक और उत्पाद, तीसरा पॉइंट हो गया अपना कि ये जो रहेंगे इसको दाएं ओर और इसको बाएं ओर और इसको दाएं ओर लिखा जाएगा। अभिकारक को बाएं ओर और उत्पाद को दाएं ओर लिखा जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट अपने क्लियर हो गए। उसके बाद में अपने आता है चौथा पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट था अपना रासायनिक समीकरण वाला, दूसरा पॉइंट था अपना अभिकारक और उत्पाद वाला, तीसरा पॉइंट था अपना अभिकारक को किस साइड पे लिखेंगे और उत्पाद को किस तरफ लिखेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है अपना कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, ठीक है। जो रासायनिक समीकरण रहेगी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। किसको पता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये अपने पिछली कक्षाओं में आ चुका है। तो यहाँ पे देखो आप, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपन द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसका अंत कर सकते हैं, ना तो इसको बना सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है। ये अपनी रासायनिक समीकरण अपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालना करेगी। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसको बोलेंगे अपन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपने द्रव्यमान रहेगा तो इसको ना तो अपन नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बात खत्म, ठीक है। तो ये अपना चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट अपना क्या है, ठीक है, कि ये जो रहेगी अपनी रासायनिक अभिक्रिया रहेगी तो ये संतुलित हैं या नहीं, इसको भी अपन चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने इनको संतुलित कैसे करें, ठीक है, पहले इनको साफ कर देते हैं। यहाँ पे Mg के कितने परमाणु हैं,
मैग्नीशियम के यहाँ पे 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के भी यहाँ पे कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। इधर साइड में देखते हैं, यहाँ पे Mg कितना हो गया? 2 से गुणा करेंगे तो Mg अपना 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन भी अपना 2 हो गया। दोनों जगह अपने परमाणु की संख्या समान आ गई, तो अतः ये संतुलित समीकरण कहलाएगी। ये तो अपन ने ले लिया कि ये संतुलित हो गई। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं अपन कि यहाँ पे अपन ने देख लिया कि Fe प्लस H2O FeO3 F3O4 प्लस H2, ये अपन ने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। अब अपन को चेक करना है कि ये जो अपनी समीकरण है ये संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे अपन Fe, यहाँ पे इसकी परमाणु संख्या है 1। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या 1 है। इधर साइड में देखें तो Fe की अपने आ रही है 3। अब ठीक है, तो यहाँ पे परमाणु संख्या अपनी Fe की 1 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। ठीक है, तो समान नहीं है, तो इसको समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, इधर आगे लगा देंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने 3 हो गया। ठीक है, Fe के परमाणु 3 हो गए, यहाँ पे भी Fe के परमाणु 3 हो गए। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इस साइड में है 4। ठीक है, इधर देखें तो ऑक्सीजन अपना रह गया 1, ऑक्सीजन अपना 1 ही रह गया। अब इसको संतुलित करना है तो आगे अपन 4 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ऑक्सीजन हो गई 4, दोनों साइड ऑक्सीजन 4 रखें। ठीक है, उसके बाद में देखिए अपन 4 × 2, ये तो अपने 8 हो गए। हाइड्रोजन के परमाणु 8 हो गए और यहाँ पे तो अपने 2 ही हैं, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपन 4 लगा देंगे। ठीक है, दोनों तरफ अपन ने 4 लगा दिया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के अपने 8 परमाणु हो गए। अतः दोनों और परमाणु की संख्या समान है, तो ये समीकरण अपनी संतुलित कहलाएगी। ठीक है, ये समीकरण अपनी संतुलित कहलाएगी क्योंकि इनके परमाणु संख्या समान है। ठीक है, ऐसे अपन को समीकरण दे दें तो अपन को चेक करना है पहले कि ये संतुलित है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं दे दूं, अब आपसे बोलूं कि ये समीकरण जो मैंने दे रखी है ये संतुलित है या नहीं, ये आपको नीचे कमेंट में जवाब देना है कि ये जो समीकरण मैंने लिखी ये संतुलित है या नहीं। ठीक है, अगर संतुलित नहीं है तो इसके क्या लगा के अपन संतुलित करें। ठीक है, छठा पॉइंट में अपन लिखेंगे जो समीकरण दे रखी है इसको अपन संतुलित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने पहले 3 नहीं दे रखा था, ये दे रखा था। ठीक है, यहाँ पे इसने ये दे रखी थी समीकरण। ठीक है, फिर अपन ने इसको संतुलित किया। ठीक है, फिर अपन ने इसको क्या किया, संतुलित किया। अब अपन ने संतुलित कर लिया, तो संतुलित करने की ये जो विधि कहलाएगी इसको अपन हिट एंड ट्रायल विधि कहेंगे। ठीक है, संतुलित करने की इस विधि को अपन हिट एंड ट्रायल विधि बोलेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं अपन कि रासायनिक समीकरण को, पहला पॉइंट अपना क्या हो गया कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखे अपन। पहला पॉइंट है अपना कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई अभिक्रिया हो रही है अपनी, इसको समीकरण रूप में लिख दिया अपन ने, तो यही अपनी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको समझना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको याद करना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो अपन को इजीली याद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट को देखें अपन, तो दूसरा अपना बोल रहा है कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन किन में हो रहा है, इन दोनों में अपने रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो ये अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, तथा जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो नया पदार्थ अपना कौन सा बना, ये वाला बना। ठीक है, इसका निर्माण हो गया तो इसको उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया समझ में। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण रूप में लिखना ही अपना रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरा पॉइंट है अपना कि रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो अभिकारक कहलाते हैं, और जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे अपन उत्पाद कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया समझ में, दूसरा पॉइंट आ गया समझ में। अब अपन चलते हैं तीसरे और चौथे पॉइंट की तरफ। ठीक है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है अपना कि अभिकारक को बाएं ओर और उत्पाद को दाएं ओर रखा जाता है। ठीक है, ये अभिकारक है ये बाएं तरफ रखा है, ये उत्पाद है ये दाएं तरफ रखा है। जो अभिकारक रहेगा इसको बाएं ओर रखा जाएगा और जो उत्पाद रहेगा इसको दाएं ओर रखा जाएगा। आगे बात समझ में, अभिकारक है दाएं ओर रखा हुआ है और उत्पाद है बाएं ओर रखा हुआ है, तो इसको तो क्या
ठीक है, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले दूसरे में कोई दिक्कत नहीं, तीसरा भी अपन लिख सकते हैं। चौथे पॉइंट को देखें अपन कि अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर रखी जाती है, इसे अपन संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो परमाणु की संख्या से मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम की कितनी संख्या है। ठीक है, मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं यहाँ पे, दोनों ओर अपन परमाणु की संख्या को बराबर करके देखेंगे कि दोनों ओर परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो वो जो समीकरण कहलाएगी वो संतुलित समीकरण कहलाएगी। वो जो समीकरण कहलाएगी वो अपनी संतुलित समीकरण कहलाएगी। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के अपने पास 2 परमाणु हैं। ठीक है, इस साइड अपन ने देख लिया, इस साइड देखते हैं कि मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं। यहाँ पे ये 2 हो गए। ठीक है, 2 गुणा Mg। दूसरी साइड भी अपने मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। इसके बाद में O2। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी अपने 2 परमाणु हैं। यहाँ पे देखो 2 को इससे गुणा करो तो यहाँ पे भी अपने ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। ठीक है, इस डॉट का मतलब गुणा होता है, तो ये Mg के साथ भी गुणा होगा और ऑक्सीजन के साथ भी गुणा होगा। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत हो ना। अभिकारक में देखें अपन तो Mg के 2 परमाणु हैं, इधर उत्पाद में देखें तो Mg के भी 2 परमाणु हैं। अभिकारक में देखें कि इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इधर उत्पाद में देखें तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, परमाणु की संख्या दोनों में बराबर आ रही है। इधर देखते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन, जिंक को देखते हैं। जिंक के पास 1 परमाणु है। इधर देखते हैं, इधर भी जिंक के पास 1 परमाणु है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है। ठीक है, ये 2 से गुणा होगा तो ये हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अपने हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु हो गए। उसके बाद में Cl, ये Cl के पास भी 2 परमाणु हैं और यहाँ पे भी Cl के पास 2 परमाणु हैं। ठीक है, परमाणु की संख्या अपने पास समान आ रही है, तो अतः ये दोनों समीकरण संतुलित हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट को देखें अपन तो पांचवा अपना बोल रहा है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करता है। ठीक, इसके नीचे अपन द्रव्यमान संरक्षण की डेफिनेशन लिखेंगे, जो आपको PDF मिलेगी नीचे। अपने PDF में ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखा हुआ है। ठीक है, बता भी देते हैं कि अपने जो द्रव्यमान संरक्षण होता है, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम अपना बोलता है कि द्रव्यमान को अपन न तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी तरह से डेफिनेशन अपन ने PDF में लिख रखी है, तो वहाँ पे आप अच्छी तरीके से लिख लेना। ठीक है, बाकी पांचवा पॉइंट अपना क्लियर है। ठीक है, छठवां पॉइंट है जिसमें अपन को कोई ये समीकरण दे रखी है। ठीक है, फिर ये समीकरण है तो चेक करने पर ये संतुलित नहीं आ रही, तो यहाँ पे इसने संतुलित कर दिया है। उसके बाद में इसने नीचे लाइन लिख दी कि निम्न समीकरण में परमाणु संख्या समान है, तो यहाँ पर ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, चेक करते हैं इसमें। यहाँ पे है Fe, किससे करते हैं अपन, परमाणु की संख्या देखते हैं। तो यहाँ पे Fe के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। यहाँ पे देखते हैं Fe के कितने परमाणु हैं, यहाँ पे है 3 परमाणु। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसको संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, हो गया संतुलित। यहाँ पे हो गया 3 Fe है, यहाँ पे भी 3 Fe। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के देखते हैं, यहाँ पे 2 परमाणु हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं। इधर देखें, इधर देखें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे भी कितने परमाणु हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है। उसके बाद में यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे परमाणु है 1, ऑक्सीजन का परमाणु है यहाँ पे 1, और यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन के परमाणु है 4। ठीक है, अब इसको संतुलित करने के लिए अपन ने यहाँ पे 4 लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे 4 लगाए तो ऑक्सीजन तो अपने 4 हो गया। ठीक है, इधर 4 है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन अब कितने हो गए, हाइड्रोजन अपने 8 हो गए। ठीक है, संतुलित करने के लिए अपन ने आगे 4 लगा दिए, तो ऑक्सीजन तो अपने 4 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो इधर भी अपन को 8 ही करने पड़ेंगे, तो इधर भी अपन ने 4 लगा दिए। तो ठीक है, ठीक है, और ये लाइन लिख दी कि इनमें परमाणु की संख्या समान है, तो ये दोनों संतुलित समीकरण है, बात खत्म। उसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं कि छठे पॉइंट में अपन को कोई समीकरण दी हुई थी, उसको अपन ने संतुलित किया था। ठीक है,
तो इस विधि को अपन क्या बोलेंगे, इस विधि को अपन हिट एंड ट्रायल विधि कहेंगे। ठीक है, संतुलित की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक, 7वां पॉइंट क्लियर है। उसके बाद में 8वें को देखते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादकों की भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, अब जो गैसीय अवस्था में रहेगी उसको G से डिनोट करेंगे, जो द्रव्य अवस्था में रहेगी उसको L से डिनोट करेंगे, जो ठोस अवस्था में रहेगी उसको S से डिनोट करेंगे, जो जलीय अवस्था में रहेगी उसको Ag से डिनोट करेंगे। जैसे कि मान लो अपने पास है यहाँ पे H2, तो H2 यहाँ पे क्या है, गैस, तो इसको अपन ने डिनोट कर दिया G से। उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी यहाँ पे गैस है, तो इसको भी अपन G से डिनोट करेंगे। उसके बाद में अपने पास जल, तो ये अपने द्रव्य अवस्था में है, तो इसको अपन ने लिक्विड बोल दिया। ऐसे अपन इनको दर्शाएंगे कि अभिकारक और उत्पादक उनकी भौतिक अवस्था क्या है। ठीक है, इन दोनों की भौतिक अवस्था क्या होगी, इनको अपन दर्शाएंगे इस साइन से। ठीक है, अगर गैसीय अवस्था है तो उसको G से डिनोट करेंगे, अगर द्रव्य अवस्था है तो उसको L से, और ठोस अवस्था है तो उसको S से। आगे बात समझ में, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में अपना 8वां है। 8वां है जिसमें बोल रहा है कि ताप, दाब और उत्प्रेरक रहेगा, उसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि मान लो यहाँ पे अपनी कोई समीकरण दे रखी है, तो यहाँ पे ये इनकी अवस्थाएं लिख दी। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि इस समीकरण में ये 340 ATM, ठीक है, ATM को अपन दाब बोलते हैं, यहाँ पे इसने इतना दाब दिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में इसने 340 का दाब दिया। ठीक है, तो ये ATM का मतलब क्या हो गया, ATM का मतलब होता है दाब। ठीक है, तो इसको अपन ताप, दाब और उत्प्रेरक को अपन तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। आगे बात समझ में, 9 पॉइंट है अपने, तो सभी को अपन ने अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, और बाकी की जो अपने टॉपिक रहेंगे उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अपन सभी एक साथ कवर नहीं कर सकते, सभी के लिए टाइम चाहिए। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आता है, अभी SSC GD के एग्जाम चल रहे हैं, उनमें देख लो आप, उनमें कोई टॉपिक हैं, GK GS किसी का भी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, किसी का भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। आप किसी भी टॉपिक का, कोई भी टॉपिक हो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम खत्म करेंगे। ठीक है, आपके लिए अब हम इतना कर रहे हैं, तो हमारे लिए आप कुछ भी नहीं करोगे क्या? अपने लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, अपने चैनल को बस लोगों तक पहुंचाना है। जितने भी अपने स्टूडेंट हैं सभी तक पहुंचाओ, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब। जो स्टूडेंट अपनी आज की वीडियो में नए स्टूडेंट जुड़े हैं, तो जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइक शेयर करते रहो। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं तो वो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।